जैसा कि मैंने पहले बताया था आपसे कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत में 8 प्रकार की मिट्टियों की पहचान की है। इसके पहले के 2 वीडियोज़ में मैंने 6 प्रकार आपको पढ़ाया और 2 प्रकार रह गए हैं, पीट एवं दलदली मृदा और 8वां है लवणी एवं क्षारीय मृदा। बहुत थोड़ा सी जानकारी इसके बारे में जाननी होती है, ज़्यादा नहीं इसके बारे में पढ़ना होता है। हाँ, इस वीडियो के लास्ट में मैं मिट्टी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो छूटे रह गए हैं, जिनको कि एक शीर्षक के अंतर्गत नहीं पढ़ाया जा सकता, वो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, लिखा दूंगा मैं लास्ट में। तो पहले ये दोनों मिट्टियाँ पढ़ लीजिए, फिर मिट्टी के तथ्य पढ़ लीजिए। इसके साथ ही मिट्टी के 8 प्रकार आज समाप्त हो जाएंगे। अगला वीडियो मिट्टी की जो समस्याएं हैं, भारतीय मिट्टी की समस्याएं, अपरदन और मिट्टी की संरक्षण के लिए जो प्रयास होते हैं उस पर हम कुछ फैक्ट्स लिखवा देंगे। इसके साथ ही मिट्टी खत्म हो जाएगा। वनस्पति लगभग खत्म ही है। वनस्पति में एक चैप्टर बनता है और वो है भारतीय वन सर्वेक्षण जो रिपोर्ट होती है, ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, उसको एक बार जानना जरूरी है, इसलिए वनस्पति पर एक वीडियो कम से कम और रहेगा। इसके साथ ही अब हम आर्थिक भूगोल में प्रवेश करेंगे। भारत का जो आर्थिक भूगोल है, कृषि, खनिज, उद्योग वगैरह वगैरह में प्रवेश करेंगे, ठीक है। तो आइए इन दोनों प्रकारों को हम देख लेते हैं। पीट एवं दलदली मृदा, इंग्लिश में इसे पीटी एंड मार्शी कहते हैं, पीटी एंड मार्शी सॉइल। पीटी एंड मार्शी सॉइल जो है केरल और तमिलनाडु तट पर पाया जाता है। केरल और तमिलनाडु तट के जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहां पर जल जमाव होता है। केरल और तमिलनाडु के अधिक वर्षा वाले जो तटीय क्षेत्र हैं वहां पर जल जमाव होता है। जल जमाव के चलते यहाँ पर गीली मिट्टी का निर्माण हुआ है तट पर। उस गीली मिट्टी को हम क्या कहते हैं? पीट मिट्टी, ठीक है। पीट मिट्टी का निर्माण जल जमाव के चलते हुआ है। ओके, पीट मिट्टी का निर्माण मुख्य रूप से गीली मिट्टी में वनस्पतियों की सड़ने से होता है। जो पीट मिट्टी है इसका निर्माण गीली भूमि पर वनस्पतियों के सड़ने से होता है। स्वाभाविक सी बात है कि पीट मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है, ठीक है। जबकि जो दलदली मिट्टी होती है, दलदली मिट्टी पीट मिट्टी से भी ज्यादा गीली होती है। दलदली मिट्टी पश्चिम बंगाल में सुंदरबन जो तट है और उड़ीसा का जो तट है, ये दोनों अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, है ना। यहाँ पे चक्रवाती वर्षा होती है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून भी कोलकाता के पास से ही प्रवेश करता है। तो ये सब पूरा क्षेत्र बहुत ही दलदली क्षेत्र है। यहाँ पे तट पे जाएंगे तो चारों तरफ दलदल ही नजर आता है। तो सुंदरबन जो तट है और उड़ीसा तट, यहाँ पर दलदली मिट्टी पाई जाती है। भारत में दलदली मिट्टी में सर्वाधिक ह्यूमस पाया जाता है। लगभग 45 से 50% तक यहाँ पर ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है। ह्यूमस अर्थात कार्बनिक पदार्थ, वनस्पति और जीवों के सड़ने से। जो दलदली मिट्टी होती है वो मुख्य रूप से तट पर, ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है, तट पर जहाँ पर समुद्र का ज्वारीय जल चढ़ता है। समुद्र में जब ज्वार आता है तो जल ऊपर चढ़ता है, तो तट पर समुद्र का ज्वारीय जल जहाँ भी चढ़ जाता है उन क्षेत्रों में दलदली मिट्टी होती है। हालांकि ज्वार उतरता भी है, क्योंकि भाटा आता है तो ज्वार पीछे चला जाता है, लेकिन वहां पर हर 24 घंटे में ज्वार आने के चलते ये पूरा क्षेत्र सुंदरबन डेल्टा से लेकर उड़ीसा तट तक दलदली मिट्टी वाला क्षेत्र है। जैसे कि आपने जब नेशनल पार्क वगैरह या फिर नेशनल पार्क वगैरह जब या फिर जीवों के संरक्षण के लिए जो संरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं, पढ़ते होंगे, तो वहाँ पर नाम आता होगा तिकरपारा। तिकरपारा जो है उद्यान है, उड़ीसा में है। किस लिए जाना जाता है? वहाँ मगरमच्छों का संरक्षण किया गया है। मगरमच्छ कैसे इलाके में रहते हैं? दलदली इलाके में रहते हैं। मगरमच्छों को रहने के लिए दलदली इलाका बेस्ट होता है। तो तिकरपारा जो है मगरमच्छ संरक्षित क्षेत्र उड़ीसा तट पर है। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये पूरा क्षेत्र सुंदरबन डेल्टा से लेकर उड़ीसा तक दलदली है और यहाँ पर दलदली मिट्टी पाई जाती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा 45 से 50% तक होती है। अब इसके बाद आप अगला पढ़ेंगे लवणी और क्षारीय मृदा। लवणी और क्षारीय मृदा का निर्माण अधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में हुआ है। पंजाब जो हरित क्रांति के क्षेत्र है ना, वहां पे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था ना कि श्रीगंगानगर जिले में, राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में इंदिरा गांधी नहर द्वारा जल पहुंचा दिया गया है। तो जो उत्तरी राजस्थान है वहां भी नहरी सिंचाई का काफी विकास हुआ था। जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी तो भारत में नहरों का जाल बिछाया गया था। तो इसके परिणाम स्वरूप
पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहरी सिंचाई वाले क्षेत्रों में, ठीक है, लवणी और क्षारीय मृदा का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने केशिका क्रिया बताया था और बताया था कि कैसे पानी सूख कर उड़ जाता है, लेकिन उसके साथ जो चूना पदार्थ होता है और अन्य खनिज लवण जमीन पर रह जाते हैं, पाउडर के रूप में सफेद सफेद बिछा होता है। तो आपका अगर इन क्षेत्रों में गांव है तो आप देखते होंगे कि जब भी आप गांव से बाहरी क्षेत्रों में जाते हैं, जो निर्जन स्थान होते हैं, वहां पर कोई ऊंची भूमि होती है जो कि कृषि के अधीन नहीं है, खेती के अधीन नहीं है, ऊंची भूमि, उसे टीला कहते हैं। उस पर आप देखते होंगे कि सफेद सफेद चादर बिछी हुई है, भुरभुरे पाउडर की चादर नुमा बिछी हुई है। वो बिल्कुल अनुपजाऊ भूमि होती है, उसे उपजाऊ बनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो वही है लवणी और क्षारीय मृदा। तो पाउडर नुमा चारों तरफ बिछ जाता है अत्यधिक सिंचाई के चलते। तो इसे हम क्या कहते हैं, रेह और कल्लर के नाम से जानते हैं। क्या? रेह और कल्लर, जो लवणी और क्षारीय मृदा रेह और कल्लर के नाम से जानते हैं। ऐसी मृदा में लवण प्रतिरोधी फसलें ही उगाई जा सकती हैं। लवण प्रतिरोधी फसल, ऐसी फसल जो लवण का विरोध कर सके, जैसे बरसीम। बरसीम एक फसल होती है जो कि जानवरों के चारे के लिए इस्तेमाल की जाती है। बरसीम, धान और गन्ना। सवाल ये भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल लवण प्रतिरोधी फसल है। तो इन तीनों में से अगर कोई विकल्प होगा तो आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे। बरसीम, धान और गन्ना जैसी लवण प्रतिरोधी फसलें यहाँ पर उगाई जा सकती हैं। ये हो गया भारत की मिट्टियों के 8 प्रकार समाप्त हो गए। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें जानना जरूरी है। वो इसलिए लिखा आ रहा हूँ क्योंकि वहां से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अलग अलग देशों में बहुत सारी तरह की मिट्टियां पाई जाती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया भर की मिट्टियों को, विश्व भर की मिट्टियों को 11 वर्गों में रखा गया है। विश्व भर की मिट्टियों को 11 वर्गों या गणों में रखा गया है। 11 वर्ग या गण। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व की सभी मिट्टियों को 11 वर्गों में रखा गया है। ये अलग तरह का विभाजन है। ठीक है, इन 11 वर्गों में भारत की कुछ मिट्टियां भी शामिल हैं। अक्सर पूछ देता है कि काली मिट्टी किस मृदा वर्ग में शामिल है, तो इसको जानना जरूरी है। तो मैं 11 वर्ग तो नहीं बताऊंगा, 3-4 जहां से सवाल पूछे गए हैं उन्हें यहाँ पे लिखवा दूं। जैसे एक है इंसेप्टिसोल, इंसेप्टिसोल, लिखेंगे आप। इसके अंतर्गत गंगा और ब्रह्मपुत्र घाटी की मिट्टी को शामिल किया जाता है। जो जलोढ़ मिट्टी है ना, गंगा और ब्रह्मपुत्र घाटी की मिट्टी, तो उसको इंसेप्टिसोल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। डैश देके लिख लीजिए। दूसरा वर्टिसोल, इसके अंतर्गत दक्कन पठार की काली मिट्टी को शामिल किया जाता है। वर्टिसोल के अंतर्गत दक्कन पठार की काली मिट्टी को शामिल किया जाता है। एरिडिसोल, एरिड मतलब होता है सूखा क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र, जहां पर वर्षा कम होती है। एरिडिसोल। इसके अंतर्गत राजस्थान की मरुस्थलीय मिट्टी को शामिल किया जाता है एरिडिसोल के अंतर्गत। ठीक है, एक है हिस्टोसोल, चौथा है हिस्टोसोल। हिस्टोसोल के अंतर्गत पीट और दलदली मिट्टी को शामिल किया जाता है, जो कि केरला और तमिलनाडु के तट पर पाई जाती है। हिस्टोसोल के अंतर्गत केरला और तमिलनाडु की दलदली और पीट मिट्टी को शामिल किया जाता है। पांचवा है लास्ट, जो कि जानने योग्य है, इसे भी जान लेते हैं। ऑक्सीसोल, ऑक्सीसोल के अंतर्गत
केरल की लेटराइट मिट्टी को शामिल किया जाता है। ठीक है, सवाल पूछेगा इस तरीके से पूछेगा कि केरल की या लेटराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस मृदा वर्ग में रखा गया है? उत्तर होंगे इंसेप्टिसॉल, हिस्टोसॉल, वर्टिसॉल, ऑक्सीसॉल। तो आपका जो चयन होगा वो ऑक्सीसॉल का होगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत देख लीजिए केरल की लेटराइट मिट्टी को शामिल किया जाता है। मिट्टी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, ज्यादा नहीं अच्छे हैं, उन्हें आप नोट कर लीजिए। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड, हालांकि जब आप पर्यावरण पढ़ेंगे मेरे साथ, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, वहां पर ये फैक्ट दोहराए जाएंगे। क्यों? क्योंकि मिट्टी पर्यावरण का एक अभिन्न अंग है। फिलहाल यहाँ पे लिख लीजिए, मिट्टी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन 1953 में हुआ था, अपने नोट में शामिल कर लीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि राजस्थान में पाई जाती है ना। मरुस्थलीय मिट्टी है, अधिकतर बंजर ही, अगर सिंचाई वहां पे नहीं पहुंची है तो बंजर है, नहरें नहीं पहुंची है तो बंजर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रतिशत की दृष्टि से, कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि जम्मू कश्मीर में है। ये सवाल बार बार पूछा जाता है, नोट कर लीजिए ध्यान से। कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि जम्मू और कश्मीर राज्य में। सर्वाधिक सूखाग्रस्त राज्य या सर्वाधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में। स्वाभाविक सी बात है कि मानसून यहाँ पे नहीं पहुंच पाता, इसलिए भारत का सर्वाधिक सूखाग्रस्त राज्य है राजस्थान। अगला है सर्वाधिक लवणीय मृदा क्षेत्र किस राज्य में है? सर्वाधिक लवणीय मृदा क्षेत्र गुजरात राज्य में है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो कच्छ जिला है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ। तो ये निर्जन क्षेत्र है, पूरा का पूरा दलदली क्षेत्र है। ठीक है, दो खंड है इसके, एक सौराष्ट्र वाला इलाका, दूसरा कच्छ वाला इलाका। तो जो कच्छ वाला इलाका है पूरा दलदली है, इसलिए सर्वाधिक लवणीय क्षेत्र या नमकीन क्षेत्र कहाँ पे है? गुजरात राज्य में। सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र, सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। क्यों? उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और साथ ही उत्तर प्रदेश का एक बड़ा क्षेत्र नहरी सिंचाई के अधीन है। यही कारण है कि सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। इन तथ्यों को आपने लिख लिया। मिट्टी के 8 प्रकार आज खत्म। अगला वीडियो मिट्टी की अपरदन समस्याएं और संरक्षण से जुड़ा होगा, छोटा सा होगा, 5-6 मिनट का, उसमें ज़्यादा फैक्ट नहीं होंगे। उसके बाद हम वनस्पति मृदा बिल्कुल समाप्त करके आगे बढ़ेंगे। एक आर्थिक खंड में प्रवेश करने से पहले प्रश्न अक्सर आते हैं सिंचाई और परियोजनाओं से, तो सिंचाई परियोजना को खत्म कर लेंगे इसके बाद। ठीक है, भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं और सिंचाई परियोजना, उसको पढ़ने के बाद फिर हम आर्थिक खंड में प्रवेश करेंगे, जैसे कृषि, खनिज, औद्योगिक क्षेत्र, ऊर्जा, है ना। ऊर्जा क्षेत्र से काफी सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं। इस सबों को पढ़ने के बाद भारत की जनजातियां वगैरह पढ़ लेंगे और भारतीय भूगोल उसी के साथ समाप्त हो जाएगा। हाँ, एक चीज परिवहन, देखिए आर्थिक भूगोल में कृषि है, खनिज है, उद्योग है और परिवहन है, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन। परिवहन को पढ़ने के बाद फिर भारत की जनजातियां पढ़ लेंगे और भारत का भूगोल खत्म। विश्व भूगोल जहां पर रुका हुआ है वहां से उसे मैं फिर से स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, नमस्कार।